साथियों, जनवरी, मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर होने के बाद आज हम देख रहे हैं फरवरी माह की। तो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने की करंट अफेयर हो जाएगी। उसके बाद जो है हम देखने वाले हैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान का है वो हम देखने वाले हैं 2023-24 का। और उसके बाद हम जो है बजट पर बात करेंगे। तो ये जो है सारी करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर हम है जो जून और जुलाई का करंट अफेयर करेंगे। जून का और जुलाई का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो कंटेंट है हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का आज फरवरी की पहली क्लास, जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं। और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो है बहुत सारे प्रश्न हमारे को देखने को मिलते हैं। फ्रांस में यूपीआई सेवाएं लॉन्च की गई है। फ्रांस में यूपीआई सेवाएं लॉन्च की गई है। यूपीआई सेवाएं क्या होती है आपको पता है? यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, आपको पता है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि हमारे जैसे भीम ऐप के जरिए फोन पे होता है या फोन पे होता है, या फिर हम पेटीएम की बात करें तो वो सब क्या, कौन सी सेवाएं कहलाती है? यूपीआई सेवाएं। तो फ्रांस ने भी अब यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस कौन सा देश बन चुका है? पहला देश बन चुका है जो यूपीआई सेवा शुरू करेगा। फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हेतु फ्रांस की लाइरा कलेक्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो लाइरा और इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द्वारा क्या हुआ है? एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं कि यहां पर फ्रांस के अंदर भी भारत की तरह यूपीआई सेवा शुरू की जाएगी। यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है, आप सब जानते हैं। ये लोगों को ग्राहकों द्वारा बनाए गए वर्चुअल माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट देता है, वर्चुअल डिजिटल भुगतान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हमको कैश देने की जरूरत होती नहीं, आपने देखा होगा। तो एनआईपीएल को 3 अप्रैल 2020 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। मतलब एनआईपीएल जो है नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को जो है एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, मतलब इन दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया है। अब एनआईपीएल कहलाएगा भारत के अंदर। और फ्रांस की कौन सी कंपनी थी? लायरा। ध्यान रखना, एनआईपीएल भारत के बाहर, एनआईपीएल क्या काम करता है? भारत के बाहर रुपए और यूपीआई सेवाओं को लॉन्च करने में जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो फ्रांस में यूपीआई शुरू हो गया है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम बात करें तो देखो, श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवाएं लॉन्च हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में देश की यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो अब फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस तीनों देशों के अंदर भारत की जैसे यूपीआई सेवा शुरू कर दी गई है। और ये लॉन्च श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए भी यूपीआई सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अब मतलब पहले क्या होता था कि हम जैसे विदेश जा रहे हैं और विदेश जाते थे या कोई विदेश से हमारे देश में आते थे तो क्या करना पड़ता था? है फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता था। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि वहां की मुद्रा हमारे को लेनी पड़ेगी और यहाँ की मुद्रा उन लोगों को लेनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आके जैसे डॉलर लेके आते थे, फिर उनको यहाँ पे रुपए देते थे, फिर वो जाके खर्च करते थे। तो डॉलर का जो कन्वर्टर होता था ना, कन्वर्जन हो जाता, ये डॉलर का रुपए में, रुपए का डॉलर में। तो ये जो चीज है अब खत्म कर दिया गया है। और डिजिटल भुगतान करो, नहीं खत्म नहीं किया गया है एक तरह से, मतलब उसके विकल्प के तौर पर यूपीआई सेवा प्रारंभ कर दी गई है। तो अगर आप, ठीक है, जहां पर कैश चलेगा तो वो तो करवाने पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट जगह है वहां पर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देना। कोई जरूरत नहीं है आपको, आप स्कैन करना और पेमेंट कर देना, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा कैश एक्सचेंज करवाने की। ठीक है, आगे देखो, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन, मतलब भारत को ड्रोन बेचेगा 31। तो 1 फरवरी को अमेरिका ने भारत को 31, इस जो ड्रोन है उसका नाम है MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मतलब 31 ड्रोनों की जो कीमत है, ये देखो ड्रोन आपको दिख रहा होगा। तो ये ड्रोन क्या है? साथ साथ में शस्त्र, मतलब हथियार भी जो है फायर कर सकता है, हथियार भी ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे जगहों पर
सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं, या छोटी जगह पर बमबारी करनी है, या मिसाइल दागनी है, या फिर आतंकवादियों को मारना है, तो यहाँ पर ये ड्रोन बिल्कुल उपयोगी हैं। जैसे सीमा सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं ये। ठीक है, तो जून 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जब यात्रा करी थी, तो उस दौरान प्रस्तावित ड्रोन सौदे की घोषणा की गई थी। डील के तहत भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी मिलेंगे। यूएवी मतलब होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठे, जो बिना मतलब ऑटो वाले होते हैं। जो ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन का मतलब ही यही होता है कि जो बिना पायलट के उड़ाया जाए, तो ये इनको यूएवी कहते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसमें जो है नौसेना को 15 सी गॉर्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और भारतीय वायुसेना को 8 जमीनी संस्करण स्काई गार्डियन मिलेंगे। मतलब 15 तो किनको मिलेंगे, नौसेना को, मतलब आपकी जो जल सेना है उनको 15 तो मिलेंगे सी गार्जियन, और जबकि जो सेना हमारी थल सेना है और वायु सेना है उनको 8 मिलेंगे। और इनका जो अपडेटेड वर्जन है वो है स्काई गार्डियन, मतलब जमीन से चलाएंगे, ये तो सीधी सी बात है, और वो पानी से चलाएंगे। ठीक है, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित है। MQ-9 रिपर का प्रकार है। MQ-9B इनका एक ड्रोन था, उसी का एक प्रकार है, तो ये ध्यान में रखना है। इसका नाम है MQ-9B। तो MQ-9B ड्रोन को लंबी सहन शक्ति वाले यूएवी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर विस्तारित उड़ान अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ऊंचाई पे भी जा सकता है और बहुत निचले वाले स्तर पर भी ये उड़ सकता है। भाई आपको अगर मिसाइल दागनी है तो ऊंचा हो तो उड़ना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए इनकी जो है लंबी दूरी रखी गई है और ऊंचाई बहुत ज्यादा रखी गई है। आगे देखो, WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, और WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी के अंदर, यूएई के आबू धाबी के अंदर जो है ये 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। ये 4 दिवस का सम्मेलन था, और इसके अंदर जो है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और WTO के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह आयोजित किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश व्यापार राज्य मंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उनका नाम है थानी, डॉक्टर थानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, भारत की ओर से पीयूष गोयल ने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था। WTO के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, मतलब अब ये ध्यान रखना कि WTO में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 164। तो उनके जो व्यापार मंत्री है वो लाल सागर संकट, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि की बैठक कर रहे हैं। मतलब देश में जो भी उथल पुथल है जिससे व्यापार को जो है हानि पहुंचती है, व्यापार जो है डाउन चला जाता है, उससे संबंधित जितने भी स्टडी हैं वो सारी सम्मेलन के अंदर उठाई गई हैं और उन पर जो है चर्चा की जा रही है। तो इस समूह ने 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों को दीर्घकालिक भूख का सामना करने के खाद्य और कृषि संगठन के अनुमान का हवाला देते हुए कार्रवाई की तात्कालिकता पर जोर दिया है। मतलब 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों के दीर्घकालिक मतलब जो भूख का सामना कर रहे हैं उसका जो है रास्ता सुझाने की बात करी है। 2030 तक 600 मिलियन लोगों को जो है भूख से निजात दिलाने की इसमें बात की गई है। सीधा सा ये बात ध्यान रख लो। WTO का जो पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 1996 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने करी, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की ओर से पीयूष गोयल। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि WTO के 13वें मंत्री सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर कोरोमोस और तिमोर लेस्ते को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो है कितने सदस्य हैं। तो सदस्य हो गए 164। 164 कैसे हो गए, बोले सर 162 थे जिसमें से 163 को कोरोमोस को बना लिया और 164 को किसको बना लिया आपने, तिमोर लेस्ते जो है देश है। कोरोमोस और तिमोर लेस्ते एक देश हैं, इन दोनों को भी WTO का सदस्य बना लिया गया है। ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में कौन कौन से जुड़े, तिमोर लेस्ते और कोरोमोस। विकासशील देशों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भारत ने मौजूदा WTO समझौतों के भीतर लचीलेपन पर जोर दिया है कि इसमें जो है कुछ ऐसे जो है संशोधन किए जाएं जिससे विकासशील देशों के लिए जो है चीजें रहें।
अभी जो WTO है उसका संचालन उन नीतियों पे होता है जो विकसित देशों के लिए अच्छी होती हैं। विकासशील देशों के लिए जो नीतियां हैं वो WTO की उनके हित में नहीं है। इसलिए भारत ने बोला कि इनमें संशोधन किया जाए और इसके जो है भीतर लचीलेपन पर जोर दिया जाए। इसमें जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका ने औपचारिक WTO फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में चीन के नेतृत्व वाले विकास के लिए निवेश सुविधा प्रस्ताव का विरोध किया है। मतलब चीन के हित में जो चीजें लाई जा रही थी कि चीन के द्वारा जो निवेश किया जा रहा था और चीन के द्वारा जो छोटे छोटे देशों में जाकर निवेश कर उनको लोन देकर जो है आर्थिक कर्जे में डुबाया जा रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका ने और भारत ने उसका विरोध किया है। इसके अंदर 120 देशों से अधिक देशों का जो चीन के नेतृत्व वाला समूह विकास, मतलब 120 से अधिक देशों का चीन के नेतृत्व वाला समूह विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा प्रस्ताव को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनाने पर जोर दे रहा है, जिसका भारत ने और दक्षिण अफ्रीका ने विरोध किया है। भारत के अनुसार WTO को व्यापार से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिए, यह एक गैर व्यापार मुद्दा है। मतलब भारत ने जब ऑब्जेक्शन लगाया तो इसमें यह कहा कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जबकि चीन का जो निवेश वाला मुद्दा है ये एक गैर व्यापारिक मुद्दा है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कि माल्टा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन चुका है। ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस 19 फरवरी को माल्टा जो देश है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो अभी ISA के अंदर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर कुल कितने देश हैं? तो वो हैं आपके 119 देश। लेटेस्ट कौन सा है? माल्टा। ध्यान रखना, ISA का उद्देश्य है कि जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों पर निर्भरता कम करना। मतलब अभी ऊर्जा के जो हमारे पास स्रोत हैं, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, है ना, तो इन पर जो है निर्भरता कम करना है और जो नवीनीकरण ऊर्जा है उन पर जो है ध्यान देना है। तो इसका मतलब मोस्टली नवीनीकरण ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को जो है प्रमोट करने के लिए उसमें जो है क्या क्या जो है चीजें हो सकती है, इसके सौर ऊर्जा का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए और पारंपरिक ऊर्जा को उपयोग को कम करने के लिए ये जो है संगठन बना था। यह मंच सदस्य देशों को कम कार्बन उत्सर्जन पथ विकसित करने में मदद करने के लिए सूर्य द्वारा संचालित लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधान विकसित करने के लिए साझा प्रयास करता है। मतलब कुल मिला के ये बात है कि ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना है जो कम कार्बन का उत्सर्जन करे, क्योंकि उससे देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है और वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है कि सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी नवीनीकरण ऊर्जा है उन पर जो है उनको जो है प्रयास में लाया जाए, उनको जो है व्यवहार में लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना जो है भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को, देखो 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21, ठीक है, COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का कुशलता पूर्वक उपयोग करना है और पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। ठीक है, यह आ गया। अजय माथुर जो हैं, अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान के महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत में दिल्ली के पास स्थित गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, वहां पर ISA का मुख्यालय है और भारत के ही अजय माथुर इसके महानिदेशक वर्तमान में है। आगे देखो, अब आबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान द्वारा किया गया है। ये आबू धाबी में पहला जो है हिंदू मंदिर है जो हिंदू पत्थर का मंदिर है। यह मंदिर लगभग 700 करोड़ की लागत से BAPS मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास स्थित है। तो इतना इसके इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां है, पर इसकी लागत कितनी है? 700 करोड़, ये ध्यान रख लेना। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और नींव को भरने के लिए कंक्रीट मिश्रण में 55% सीमेंट की जगह फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। इसकी एक खास विशेषता है जिससे मंदिर के कार्बन पदचिन्ह को कम किया जा सके। सीमेंट 55% की जगह, मतलब मिश्रण में जो सीमेंट मिलाते हैं उसकी जगह फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है।
आगे देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मंदिर के अंदर, अयोध्या राम मंदिर की तरह आबू धाबी मंदिर की वास्तुकला भी नागर शैली में बनाई गई है। तो नागर शैली का मंदिर आपको पता है जिसके चारों ओर परिक्रमा होता है और जो धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, तो नागर शैली के ये मंदिर होते हैं। जिस तरह से अयोध्या मंदिर है उस तरह से आपके अयोध्या के राम मंदिर है, उस तरह से ही ये मंदिर बनाया गया है। तो देखो आबू धाबी के अंदर भी हिंदू मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है और ये जो है मंदिर स्वामी नाथ नारायण संस्था द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो कैमरून एक देश है अफ्रीका का, उसने जो है नगोया प्रोटोकॉल लागू किया है। यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसने हाल ही में नगोया प्रोटोकॉल लागू किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय समझौता? नगोया प्रोटोकॉल। ये क्या है अभी हम बात करेंगे इसमें। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लाभ को निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से सुनिश्चित करना है। तो नागोया प्रोटोकॉल की हम बात कर लेते हैं। यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2014 को। नागोया कहाँ पे? जापान का एक शहर है। यह अक्टूबर 2010 में नागोया जापान द्वारा अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को यह पूरे देश में लागू हो गया था। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन की पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करता है। ठीक है, इसके क्या लाभ हैं कि इसमें ये लाभ है सबसे पहले तो कि ये शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और अन्य गतिविधियों के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। ठीक है, क्या करता है? ढांचा स्थापित करता है। जैव विविधता आधारित अनुसंधान में निवेश करने के लिए आवश्यक निश्चितता प्रदान करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसमें शामिल हो गया है। अब वो जैव विविधता के क्षेत्र में जो है शोध करेगा और अनुसंधान में निवेश करेगा और ये है सारी चीजें जो है नागोया प्रोटोकॉल के अंदर जो शर्तें दी गई हैं उसकी पालना सुनिश्चित करेगा। नागोया एक जापान में देश है जिसको नागोया को प्रोटोकॉल को 2010 में जापान ने अपना लिया था और 12 अक्टूबर 2014 को पूरे देश ने अपनाने की कोशिश करी थी और जिसमें से कुछ देशों ने अपना लिया था और कुछ ने नहीं अपनाया था। कैमरून जैसे देश रह गए थे और अभी भी जो है ये एक बाध्यकारी समझौता है। अगर इसमें जो शामिल हो गए ना तो इस नागोया प्रोटोकॉल की जो है नागोया प्रोटोकॉल की शर्तों को पालना करना पड़ेगा। जैविक विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में सबसे व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की हम बात करें तो यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग क्षेत्र में सबसे व्यापक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में लागू किया गया था। आगे देखो उद्देश्य, इसके जैविक विविधता का संरक्षण करना है, जैविक विविधता का सतत उपयोग करना है, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित आवंटन और न्याय संगत बंटवारा करना है। निर्णय लेने वाली संस्था पार्टियों का सम्मेलन जिसे कहते हैं कोप। पार्टियों का सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना। सचिवालय इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ठीक है, तो एडिशनल चीज हमने ध्यान कर ली। तो नागोया प्रोटोकॉल अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैविक विविधता और जैविक का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और उसका जो है सतत उपयोग करना है इसका उद्देश्य मुख्य। ठीक है, और जो भी आनुवांशिक संसाधन उनका न्याय संगत बंटवारा करना है और जो है इसमें निर्णय लेने वाली संस्था पार्टियों का सम्मेलन कोप। जैसे कोप 21 अभी मैंने बताया था कि कोप 21 मैंने बताया था भारत और फ्रांस ने कोप 21 में निर्णय लिया था कि इंटरनेशनल सौर गठबंधन, ये देखो ये मैंने बताया था। ठीक है, इस तरह से कोप होते रहते हैं। तो ये जैसे जो भी नंबर का होता है तो 21 कर दिया, 23 कर दिया, 26 कर दिया, तो इस तरह से ये चलता रहता है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप जानते थे पहले तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं जानते थे तो भी बताना। ये देखो वायुमंडलीय नदियां। बोले सर ये वायुमंडलीय नदियां क्या होती है? तो दोस्तों क्या होता है कि वायुमंडलीय नदियां, देखो मैंने भी ना जब पढ़ा था ना इसका तो मैं भी सोचा अच्छा ऐसा भी होता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर वायुमंडलीय नदियां रहती है। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में दक्षिण कैलिफोर्निया भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया, जिस कारण से वहां भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। यह वर्षा एक वायुमंडलीय नदी के कारण हुई है, मतलब बारिश हुई है वहां पे, बारिश कैसे होती है? बादलों से। तो ये एक वायुमंडलीय नदी के कारण हुई है। इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव शामिल है। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया की ये बात है। और वायुमंडलीय नदियां क्या होती है अब हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी।
आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप पहले से जानते थे कि वायुमंडलीय नदियों के बारे में या नहीं जानते थे। वायुमंडलीय नदियों से मतलब है, अभी मैं समझा देता हूं, अगर जानते थे तो अच्छी बात है और नहीं जानते थे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। वायुमंडलीय नदियां क्या होती है? पृथ्वी के वायुमंडल, मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसमें जो वायुमंडल है उसमें का जो कुछ भाग है जो भूमध्य रेखा के निकट पृथ्वी के उष्ण कटिबंध से ध्रुवों तक नमी ले जाता है। कौन ले जाता है? वायुमंडल नदियां। पृथ्वी पर किसी भी समय औसतन 4 से 5 सक्रिय वायुमंडलीय नदियां होती है। अच्छा, बोले सर होती क्या है ये चीजें? ये तो बताओ। अभी बताऊंगा, पेशेंस से सुन लो एक बार। इस नदी की गति अमेजन नदी के मुहाने वाली पानी के समान है। जब ये भूमि पर पहुंचते हैं तो नमी के कारण भारी बर्फबारी और बारिश होती है। कैलिफोर्निया में हुई बारिश पाइनएप्पल एक्सप्रेस नामक मौसम प्रणाली का हिस्सा है, जो एक वायुमंडलीय नदी है जो हवाई के आसपास, हवाई एक अमेरिका में एक द्वीप है, हवाई द्वीप, हवाई के आसपास उष्णकटिबंधीय जल से उत्पन्न होती है। आया कुछ समझ में? पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? अमेजन नदी के मुहाने के बराबर इसमें क्या होती है? गति होती है, बर्फबारी भी हो सकती है, भूमध्य रेखा के निकट ये जो है उष्णकटिबंधीय ध्रुवों तक नमी ले जाती है। ये क्या चीज है सर? अब देखो मैं बताता हूं। आपने है ना पहाड़ों पे देखा है? पहाड़ों पे कभी गए हो? अगर पहाड़ों पे भी नहीं गए हो तो कभी आपने देखा होगा कि है ना हमारे जो बारिश जब आती है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बादल आ जाते हैं। ठीक है, ये बादल आ गए हमारे जो है सर के ऊपर आसमान में, तो इन बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। जब ये बादल में जो है ज्यादा जो है वाष्प हो जाती है या पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये बरस जाते हैं या फिर पहाड़ों से टकरा के ये बारिश कर देते हैं। नॉर्मल सा आपको ये बारिश का, वर्षा का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल बारिश का प्रोसेस। अब देखो क्या होता है वायुमंडलीय नदी के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा है ना, हमारे यहां पर नहीं होता, ये जो होता है मुख्यतः भूमध्य रेखा होती है हमारी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में मुख्यतः वहां से ये बनती है आसपास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब ये बादल, ये होते हैं बादल, ठीक है, लेकिन जब ये बादल जो होते हैं बृहद रूप ले लेते हैं। बृहद रूप कैसे? बोले सर ये जो बादल हैं ये बहुत बड़े एरिया में कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो क्या, यहाँ क्या दिख रहा है? ये एक बादल, दो बादल, तीन बादल, चार, पांच, छह, इस तरह से जब ये बादल होते हैं और ये बादल बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं या फिर बहुत बड़े रूप में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बादल क्या करते हैं? ये बादल, इसमें क्या होती है? वाष्प होती है, पानी होता है। भाई वाष्प से ही तो पानी बनता है ना, तो ऊपर ये जो है पानी होता है, तो इन बादलों में क्या होता है? पानी होता है। अब हवा के कारण ये भूमध्य रेखा पे क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय तापमान रहता है, तो ये पानी जो है हवा के कारण दूसरे जहां स्थान पर प्रभावित होते हैं तो ये पूरी जो है लहर के रूप में, ये पूरी जो है लहर के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये जो है एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे मानो नदी, देखिए आपने सर्पिले रूप में बहती है, पानी को लेके जाती है। नदी का क्या, नदी क्या होती है? नदी यही तो होती है ना कि एक स्थान से पानी को दूसरी जगह पर लेके जाने का काम नदी करती है, उसको नदी कहते हैं। तो ये भी जो है हवा के अंदर, बादलों के अंदर, बादलों के माध्यम से पानी को, बहुत सारे पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कल्पना करो आप कि एक जगह से दूसरी जगह को जो पानी को लेके जाते हैं तो ये क्या कहलाती है? वायुमंडलीय नदियां। वायुमंडलीय नदियां। तो हर टाइम 4 से 5 जो है वायुमंडलीय नदियां सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया में अभी क्या हुआ था कि एकदम से बहुत ज्यादा जो है वहां पे बारिश हुई और ये वायुमंडलीय नदी के कारण हुई थी। इनकी जो गति है, अमेजन नदी जो आपको पता है, दक्षिण अमेरिका की जो नदी अमेजन नदी, उसमें जो मुहाने में जो पानी गिरता है उसकी स्पीड से ये पानी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। और जो ये बारिश हुई है उस बारिश का जो है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस मतलब बहुत तेज रेलगाड़ी की तरह ये जो है भागती है, तो पाइनएप्पल इसका नाम दिया गया है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा आपको, वीडियो दिखा दूंगा इसका मैं आपको, है ना। तो ये है वायुमंडलीय नदियां। मैं, आप ये सोचो कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या कि एक मतलब पानी हवा के अंदर एक स्थान से बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे स्थान पर जा रहा है और वहां पे बहुत सारी एक साथ बारिश करवा रहा है,
तो बहुत सारी एक साथ बारिश होती है। तो बारिश होने से क्या है कि वो कैलिफोर्निया में, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश हुई और इतनी मात्रा में बारिश हुई कि वो जो है डूब गया। अभी आपने दुबई में भी सुना होगा कि आर्टिफिशियल वो रेन करवाते हैं, तो वहां पे दुबई में भी कितनी जो है बाढ़ आ गई थी, अभी आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो वो तो आर्टिफिशियल हो गई, और ये जो होती है नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, आगे देखो इसके प्रभाव। तो सूखे की स्थिति को समाप्त करना। इससे पहले कैलिफोर्निया ने दशकों तक सूखे की स्थिति का सामना किया था। अब जब इतनी सारी बारिश हो जाएगी तो वहां सूखा तो रहेगा नहीं। तो इसका जो है फायदा होता है, क्या क्या लाभ होते हैं। प्रभाव क्षेत्र की हम बात करें तो वर्तमान तूफान ज्यादातर दक्षिण कैलिफोर्निया को प्रभावित कर रहा है, जो राज्य के उत्तरी हिस्से की भंडारण संसाधनों का अभाव उत्पन्न हुआ है। जलीय जीवन के लिए लाभ है, जैसे चिनूक और सैल्मन के लिए लाभदायक होती है। संबंध जोखिम की हम बात करें तो घास और झाड़ियों के विकास को बढ़ावा देता है और भविष्य में आग के लिए ईंधन बन सकता है। तो मतलब कुल मिला के बात है कि इसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो था कि दक्षिण कैलिफोर्निया में वायुमंडलीय नदियों द्वारा बारिश हुई। चाबार बंदरगाह की हम बात करें तो चाबार बंदरगाह भारत के मध्य एशिया क्षेत्रों के देशों से भारत और दुनिया के अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाबार बंदरगाह जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए आग्रह किया है। ईरान के किसको किया? भारत ने मध्य एशियाई क्षेत्र के देशों से, मतलब जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों से कहा है कि आप जो है भारत, जो ईरान का जो चाबार बंदरगाह है जिसको हमने विकसित किया है, मतलब भारत ने विकसित किया, उसका उपयोग कर सकते हैं और आप एक जो है रास्ता बना सकते हैं कनेक्टिविटी, यूरोप तक कनेक्टिविटी के लिए जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता है। किर्गिज की राजधानी बिश्केक, किर्गिज की राजधानी बिश्केक में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 6ठी क्षेत्रीय वार्ता में भाग लेते हुए भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानिस्तान में एक समावेशी और प्रतिनिधित्व सरकार का आह्वान किया और कहा कि तालिबान शासित देश के प्रति सर्वसम्मति पर आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। तो चाबार बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि चाबार बंदरगाह यह ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान प्रांत में है। यह आपने देखा होगा, ये देखो, ये देखो, ये आपका इंडिया हो गया, इंडिया का ये जो गुजरात वाला पोर्ट हो गया, यहां से गए ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान का ये ग्वादर बंदरगाह आ गया। ग्वादर बंदरगाह से लगती हुई ईरान की सीमा पर ये है आपका चाबार बंदरगाह। चाबार बंदरगाह, भारत की क्या नीति है कि भारत चाहता है कि हमारे को जो है, अब भारत की क्या नीति है, भारत को जैसे अभी कोई भी ट्रांसपोर्ट करना होता है और यूरोप भेजना होता है तो इधर से जाते हैं, अफ्रीका का पूरा घूम के चक्कर लगाते हैं और यूरोप में जाते हैं, इधर अटलांटिक सागर में होते हुए। लेकिन अब भारत चाहता है कि हमें जो है यूरोप में पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, गुजरात से जाएंगे हम सीधा चाबार बंदरगाह, चाबार बंदरगाह जाएंगे जलीय परिवहन के माध्यम से। उसके बाद रेल परिवहन के माध्यम से हम जो है ईरान होते हुए अफगानिस्तान में घुसेंगे और अफगानिस्तान में जारांज और काबुल वाले क्षेत्र में जाते हुए और मध्य एशियाई देशों में चले जाएंगे, जहाँ किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, और उसके बाद हम यूरोप में चले जाएंगे। तो कितना बढ़िया रूट है, कितना तो परिवहन बचेगा, कितना समय बचेगा और कितना जो है खर्चा बचेगा। और अच्छी बात क्या है कि इन देशों से जो है हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। तो पाकिस्तान तो बैठा रह गया, पाकिस्तान तो चीन के साथ बैठ के और यहाँ BRO का डेवलप कर रहा है, वहां पर भी जो है पाकिस्तानी आर्मी चीनी सेना को मार रही है। मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों का पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में चल रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान को, वो तो कुछ पता ही नहीं, वहां के लोग ही मतलब आतंकवादी घटनाएं से ग्रसित हैं, तो पाकिस्तान की हम बात ही नहीं कर रहे। तो ईरान जो है और अफगानिस्तान, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि पाकिस्तान जो है आने वाले टाइम में अफगानिस्तान से भी पीछे रह जाएगा। अफगानिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है क्योंकि इसकी जो है विदेश नीति बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की विदेश नीति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो आगे देखो, चाबार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर हारमुज जल डमरू के मुहाने पर स्थित है। ये ओमान की खाड़ी है और जो जल डमरू है ये हारमुज की संधि है, ठीक है, जो यहां स्थित है। इसकी जो प्रकृति है वो क्या है कि हिंद महासागर तक सीधी पहुंच वाला एक गहरे पानी का बंदरगाह जो हारमुज जल डमरू के बाहर है। इसका जो महत्व है, ईरान का एक बंदरगाह है और इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह हैं। अच्छा, इस बंदरगाह में, चाबार बंदरगाह में 2 अलग अलग बंदरगाह हैं। चाबार पूरे को कहते हैं संयुक्त रूप से, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं 2, उसका नाम है शाहिद बेहस्ती और शाहिद कलंतारी। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से भौगोलिक निकटता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और भारत से, ठीक है। उभरते अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक क्या है, प्रमुख पारगमन केंद्र है। उत्तर से दक्षिण मतलब किसी को यूरोप से अगर
दक्षिण में आना है तो बहुत बढ़िया एक ये माध्यम है, रास्ता है। चाबार परियोजना की हम बात करें तो मई 2016 में भारत ने चाबार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना चाबार बंदरगाह वाली रही। इसका उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करना है इसका उद्देश्य। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है चाबार बंदरगाह का निर्माण और चाबार बंदरगाह से जाहेदान तक रेल लाइन का निर्माण। जाहेदान क्या है? अफगानिस्तान के अंदर जगह। मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले जल परिवहन, उसके बाद जो है आपके रेल परिवहन का उपयोग किया जाएगा। निर्माण का कारण क्या था? निर्माण का कारण यह था कि भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने, अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए यह सक्षम चीज थी, है ना। भारत और ईरान अफगानिस्तान के बीच पारगमन व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कि चीन से होकर गुजरने वाले पारंपरिक सिल्क रोड की एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना। सिल्क रोड क्या है? तो आपको पता है कि प्राचीन काल में जो है सिल्क का व्यापार किया जाता था, तो वो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए यूरोपीय देशों तक जो है पहुंचा जाता था। अब चीन इस रूट को लेकर जो है काफी जो है मतलब कूटनीतिक तरीके से बातें करता है कि ये रूट हमारा है और हम इसमें जो है जाने नहीं देंगे। तो भारत और आपको पता है चीन के जो है रिश्ते किस तरह से हैं, तो भारत खुद ने ही एक अपना नया मार्ग डेवलप कर लिया है। तो अब चीन का जो सिल्क रूट है वो भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की हम बात कर लें, अब जब बात उठी है तो इसका जो है सन 2000 में परिवहन पर यूरो एशियाई सम्मेलन में भारत, ईरान और रूस के त्रिपक्षीय समझौते के साथ एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता किया गया। मतलब रूस से सीधा अगर भारत आना है तो उत्तर दक्षिण गलियारा ये रखा गया है। दक्षिण महासागर में कैस्पियन सागर तक फारस की खाड़ी से होते हुए रूस और उत्तरी यूरोप तक जो है पहुंच पारगमन सुनिश्चित करना है। इसमें जो है सड़क, समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल होंगे। इसका जो उद्देश्य है भारत और रूस के बीच परिवहन लागत और पारगमन समय को लगभग आधा करना है। इसमें जो प्रमुख देश हैं वो है अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। ये सभी जो देश हैं उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के अंदर शामिल है और इनका जो मुख्य उद्देश्य कि जो दक्षिण हिंद महासागर है वहां से लेकर उत्तरी यूरोप तक जो है एक मार्ग का विकास करना है। आगे देखो, CMS COP24 समिट की हम बात करें तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 14 के पक्षकारों के 14 सम्मेलनों में 14 फरवरी को दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर में हॉक्सीबिल कछुए के संरक्षण के लिए एकल प्रजाति कार्य योजना अपनाया गया। तो हॉक्सीबिल कछुए का ध्यान रखना है, COP14 याद रखना है, ठीक है। समरकंद ये उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था ये समिट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का ये कछुआ है, आप ये देखो, ठीक नहीं, इस तरह का कछुआ नहीं है ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इस तरह का ये लोगो है इनका, कन्वेंशन ऑफ जो है माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, जो प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए ये एक समझौता है, कन्वेंशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ये देख लो कि WHO द्वारा जो डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 2023 में 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक के तहत WHO ने हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर जो है वैश्विक पहल GIDS को लॉन्च किया है। GIDS क्या है ये हम देख लेते हैं एक बार। यह डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन की WHO को प्रतिबंधित नेटवर्क है। इसका जो उद्देश्य है देश की जरूरतों का आकलन और करना और उनकी प्राथमिकता देना, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति का समर्थन करना और क्षमता निर्माण करें और स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना। इसका क्या है उद्देश्य? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। डिजिटल स्वास्थ्य की हम परिभाषा की बात करते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे मोबाइल डिवाइस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अन्य डिजिटल उपकरण, है ना। जैसे भारत का कोविन एक ऐप है, यूनिसेफ का रैपिड ड्रॉ है
और फैमिली कनेक्ट, ये जो ऐप हैं मतलब डिजिटल स्वास्थ्य के अंदर डिजिटलीकरण करना, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है कोरोना टाइम में मैं बात करूं तो कोरोना टाइम में क्या होता है कि अब कोरोना में लोग बीमार भी हो रहे थे, जैसे किसी को नॉर्मल बीमार कोरोना से हो रहे थे, लेकिन नॉर्मल जो बीमारी थी खांसी जुकाम या किसी के पैर में लग गई या इस तरह से, तो लोग क्या है कि अस्पताल नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पर जो है कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा था। तो फिर डॉक्टरों ने क्या किया, अब डॉक्टरों ने क्या किया, डिजिटल रूप से वीडियो कॉल के माध्यम से जो है कंसल्टेंसी प्रदान करी। तो इस तरह से जो है डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइकरण लाना, ये जो है इसका उद्देश्य है। दूसरा आपने देखा होगा जोमेटो की तरह, जैसे जोमेटो से हमारे लिए खाना आता है रेस्टोरेंट से, उसी तरह से अब मेडिकल के जो बहुत सारे ऐप आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं, जैसे टाटा का आ चुका है, ठीक है। उस तरह से बहुत सारे ऐप आने वाले हैं कि आपको घर बैठे ही होम डिलीवरी दवाइयों की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिजिटल क्रांति इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेके आने की बात कही गई है। CO2 के भूमिगत अपतटीय भंडारण योजना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के भूमिगत अपतटीय भंडारण की योजना है। जर्मनी के कुछ उद्योगों में कार्बन कैप्चर और उप समुद्र भंडारण प्रौद्योगिकी की अनुमति देने की योजना बना रहा है। ऐसी प्रणालियां उत्सर्जन के बिंदु पर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैक करती है, इसे वायुमंडल से दूर कर भूमिगत संग्रह करती है। जर्मनी का लक्ष्य है कि 2045 तक कार्बन को तटस्थ बनाने का है और यह वर्तमान में यूरोप का CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। वर्तमान में यूरोप का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, वो है जर्मनी। इसके तहत कुछ औद्योगिक क्षेत्र सीमेंट उत्पादन बर्लिन के जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करेंगे। औद्योगिक प्रक्रियाओं से CO2 की परिवहन की अनुमति देने के लिए भी कानून में बदलाव की आवश्यकता होगी। जर्मनी कार्बन कैप्चर और उपयोग तकनीक का उपयोग करेगा, जहां कैप्चर किए गए CO2 को उपयोग भूमिगत भंडार के बजाय अन्य उत्पाद के लिए किया जाएगा। मतलब कि कार्बन कैप्चर के तहत यह पता लगाया जाएगा कि कितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, और जो ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको जो है भंडार किया जाएगा भूमि के अंदर। अब वो कैसे करेंगे, वो एक टेक्निक अलग है। तो फिर उसका जो है भविष्य में अन्य चीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि जर्मनी ये जो है कार्बन कैप्चर के रूप में भूमिगत भंडारण करने की योजना बना रहा है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा ये आयोजित किया गया था। कहां पे, नई दिल्ली में हुआ था 20 से 21 फरवरी 2024 को। इसमें क्या हुआ था, US इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सहयोग से अमेरिका के रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग के इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा यह आयोजित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में रणनीतिक तकनीकी गठबंधनों और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, एक तो रणनीति की तकनीकी का जो है गठबंधन और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना। यह योजना सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों, रक्षा स्टार्टअप, तकनीकी इन्वेक्यूटर और उद्योग समूह और स्टार्टअप का समर्थन करने वाली अन्य संस्थाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा नवाचार में हितधारकों को एक साथ लाता है। तो कुल मिला के बात है, इंडस एक्स क्या है, तो यूएसए और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है ना। और ये क्या है, ये सम्मेलन है और भारत और अमेरिका के बीच में ये सम्मेलन आयोजित हुआ, नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा क्षेत्र में जो है द्विपक्षीय और समझौते की बात की। भारत USA डिफेंस एक्सलेशन इकोनॉमिक सिस्टम रक्षा नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार में अग्रणी रहा है। तो ये ध्यान रखना कि इंडस एक्स का मतलब क्या है, डिफेंस एक्सलेशन इको सिस्टम। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की हम बात करें तो ये 9 से 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आयोजित किया गया। इसमें जो है भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर वीएन बालकृष्णन भी शामिल हुए। ये सम्मेलन ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के साथ एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में US एशिया सेंटर के
सहयोग से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इस सम्मेलन में हिंद महासागर के 6 देशों के एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है। मतलब हिंद महासागर से संबंधित जितने भी देश है ना, उनके लिए ये जो सलाह मशवरा करने वाला ये सम्मेलन था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है जो 2016 से विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष करवाया जा रहा है। मतलब इस सम्मेलन का जो आयोजन है जो भारत के द्वारा 2016 से करवाया जा रहा है, और भारत के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो इंडिया फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन है उसके द्वारा ये आयोजित करवाया जा रहा है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा करी है। ईरानी सरकार द्वारा अब नागरिकों के लिए वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, अब बिल्कुल फ्री में वहां पर जा सकते हैं घूमने के लिए। यह वीजा मुक्त नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के लिए होगी, केवल घूमने के लिए ही ये फ्री में वीजा मिलेगा आपको। अगर आपको पढ़ने के लिए जाना है, व्यापार करने के लिए जाना है तो आपको अलग से वीजा लेना पड़ेगा। यह नीति साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यह प्रवेश अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए होगा, और प्रवास के लिए हर 6 महीने में केवल एक बार हो सकता है। मतलब 15 दिन के लिए होगा एक बार, और ऐसा नहीं है कि 6 महीने में 2 बार जा रहे हो, हर 6 महीने में 2 बार जा सकते हो, हर 6 महीने में एक बार जा सकते हो, है ना। ये मतलब साल में 2 बार जा सकते हो, केवल 15 दिन के लिए ये वीजा होगा आपका। आगे देखो, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 की हम बात करें तो इसका जो आयोजन है 7 फरवरी से 9 फरवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने किया। इसका आयोजन जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म है टेरी। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? विषय है सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। टेरी की हम बात करें, टेरी क्या है? ये इसे पूर्व में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता है। यह 1974 में गठित किया गया है। ऊर्जा, पर्यावरण और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित है। यह है नई दिल्ली में आधारित शोध संस्थान है टेरी। टेरी एक प्रमुख भारतीय गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ है जो ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण का आयोजन करने के लिए एक वैश्विक संस्था है। ध्यान रखना, टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। इसका जो विषय था इस शिखर सम्मेलन का सतत विकास और जलवायु नेतृत्व के लिए, जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। ठीक है, आगे देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। यह सम्मेलन 12 से 14 फरवरी तक दुबई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट है। भारत, तुर्की और कतर को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए सम्मानित अतिथि नामित किया गया है। इसमें दुनिया भर से 25 सरकार और राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसका जो है विषय था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखो, दुनिया की पहली एयर टैक्सी। तो दुबई ने जो 2024 के अंदर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी उसमें जो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भी एविएशन S4 इस जो है टैक्सी का नाम रहेगा, ये विमान रहेगा, इसका जो नाम रहेगा, ये एक पायलट के साथ 4 यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 4 बैटरी पैक पर आधारित होगी और इसकी अधिकतम जो है सीमा 161 किलोमीटर तक ये चल सकती है एक बार में। ठीक है, इसकी जो गति है 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकती है। इसमें जो है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड की क्षमता है। वर्टिकल टेक ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी क्या होता है, टैक्सी होती है और हम जाम में फंस जाते हैं ना, ये जो है हमारी टैक्सी हो गई और ये देखो जाम लगा हुआ। अब कैसे जाएं? अब उड़ के तो जा नहीं सकते, बोलते हैं ना कि उड़ के निकल जा, हॉर्न बजाते रहते हैं अपन पीछे से, तो आगे वाला बोलता है उड़ के निकल जा हमारे ऊपर से। तो दोस्तों अब दुबई ये करेगा, अब उड़ के जाएगा। उड़ के कैसे जाएगा? ये यहाँ से वर्टिकल मतलब ये यूं उड़ेगा, ठीक है, और सीधा आगे चल जाएगा और यहाँ पे जाके लैंड करा देगा। ठीक है, इस तरह से जो है अब ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे आपको ट्रैफिक में वेट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो दुबई ने कितना बड़ा नवाचार किया है, इन्वेंशन किया है कि आपकी जो एयर टैक्सी सेवा शुरू करी है, ये हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। मतलब इसमें आवाज भी इतनी नहीं आएगी, पर ध्वनि प्रदूषण मतलब हेलीकॉप्टर में आपको पता है जब शुरू होता है तो कितनी भयंकर आवाज आती है, उस तरह से ये नहीं करेगा। एयर टैक्सी नेटवर्क 2026 में अपना परिचालन शुरू कर लेगी। 2026 मतलब 2 साल वेट कर लो, आपको ये जो है एक जादू भी देखने को मिल जाएगा। नौवा रायसीना डायलॉग, नौवा जो है रायसीना डायलॉग की हम बात करें
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियाकोस मित्सोटाकिस ने जो है मुख्य अतिथि रहे थे यहाँ पे, ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियाकोस। इसमें जो है मंत्री, पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष, सैन्य प्रमुख, व्यावसायिक अधिकारी, प्रौद्योगिकी अधिकारी, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों की विशेषज्ञता रखने वाले विद्वानों ने इसमें भाग लिया। इस संस्करण का जो विषय था वो था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। मतलब जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर जो है भारत का महत्वपूर्ण सम्मेलन है रायसीना डायलॉग। ठीक है, इसमें वर्तमान वैश्विक और भू राजनीतिक चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की जाती है। ये वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। दोस्तों पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि इसका जो है आयोजन किन किन के द्वारा होता है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसका जो विषय था वो क्या था, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। ठीक है, ये क्या है, एक भू राजनीतिक और भू इकोनॉमिक्स भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे, ग्रीस के प्रधानमंत्री कियारोकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे देखो, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लीगल एसोसिएशन एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल का ये सम्मेलन था। मतलब कॉमनवेल्थ सदस्य जो भी देश हैं, उन देशों के जो अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इसका जो है भाग लिया। और ये पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर। इस सम्मेलन का विषय था न्याय प्रदान करने की सीमा पार चुनौतियां। मतलब न्याय प्रदान करने में हमें कौन कौन सी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इसका जो है प्रमुख विषय था। इस सम्मेलन में कानून और न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ साथ एशिया, प्रशांत, अफ्रीकी और कैरिबियन देशों में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर ने भी भाग लिया। ये राष्ट्रमंडल देशों को विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कानूनी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित करना है। मतलब न्याय दिलाने में जो देरी होती है उसके संबंध में ये चर्चा की गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कहाँ आयोजित हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हमारा समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रीय परिदृश्य की। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है फरवरी का जो है करंट अफेयर करने के बाद जो है आपके लिए मैं लेके आऊंगा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे से आपका लगभग 40% जो है राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप आरएस की एग्जाम दे रहे हो, चाहे एलडीसी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपका जो है एग्जाम में प्रश्न आपके मिल जाएंगे देखने को। तो आप विश्वास रखिए, चैनल पर भरोसा रखिए, चैनल को जो है सपोर्ट करिए। आपके लिए बहुत अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट आपके लिए मुफ्त निःशुल्क लेके आ रहा हूं। और आप ये कभी मत सोचना कि मैं जो है बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, जैसा कमेंट करके बोल रहे थे। मैंने जब जिम्मेदारी उठाई है करंट अफेयर कराने की, तो मैं करंट अफेयर पूरा कराऊंगा। ठीक है, हमने 4 महीने का कंप्लीट कर लिया है, फरवरी का हो जाएगा। ठीक है, 5 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा, बचेगा जून और जुलाई का। ठीक है, तो जून और जुलाई का बचेगा, तो अभी जब एग्जाम होंगे उससे पहले वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब हम करेंगे, बजट और आर्थिक समीक्षा जब हम करेंगे, तो हमारा आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बजट और आर्थिक समीक्षा करते ही। और हमारे जो है मोस्टली जो है क्वेश्चंस बजट और आर्थिक समीक्षा से ही देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे